क्वेश्चन है दोस्तों ना क्लास 10 के जो मॉडल सेट साइंस का 2026 के लिए आया है, जिसमें से पार्ट 1 हम लोग अपलोड कर चुके हैं। यह पार्ट 2 है और यह सीरियल नंबर 39 से क्वेश्चंस है कि सफ़ेदी कराने के लिए एक्स विलयन का उपयोग किया जाता है। पदार्थ एक्स का नाम और उसका सूत्र बताना है। पदार्थ एक्स जल के साथ अभिक्रिया लिखना है, ये भी बताना है। तो यहाँ इसका आंसर देख सकते हैं कि पदार्थ एक्स का नाम और सूत्र। तो सफ़ेदी ब्लीचिंग करने के लिए जो पदार्थ प्रयोग में लिया जाता है वह है ब्लीचिंग पाउडर। इंग्लिश में क्या कहेंगे ना, ब्लीचिंग पाउडर कहेंगे, जिसे हिंदी में बिरंजक चूर्ण कहा जाता है। ठीक है। और इसका रासायनिक नाम जो है, केमिकल नेम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है। ठीक है। और इसका रासायनिक सूत्र जो होगा दोस्तों ना, केमिकल फॉर्मूला CaCO, इसका जो सूत्र होगा ना CaOCl2 होता है। ठीक है, जो एग्जाम में पूछा जाता है। अब है ना जल के साथ अभिक्रिया रिएक्शन करने से क्या होता है ना, जब ब्लीचिंग पाउडर को जल के साथ मिलाया जाता है तो यह क्लोरीन गैस मुक्त करता है। क्वेश्चन पूछा जाता है तो वह क्लोरीन जो गैस मुक्त करेगा। यहाँ इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि जब कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को जल के साथ अभिक्रिया किया है तो CaOH का होल 2 प्लस Cl2 बनाया गया है, यानी क्लोरीन गैस मुक्त हुआ है। ठीक है। अब है इसका एक्सप्लेनेशन यानी वर्णन। ब्लीचिंग पाउडर एक सफ़ेद ठोस पाउडर होता है जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल 2 क्लोरीन गैस के साथ अभिक्रिया से बनता है। ठीक है। अब है न, जब इसे पानी में घोला जाता है तो यह क्लोरीन गैस यानी Cl2 छोड़ता है। यही क्लोरीन कपड़ा, दीवार और पेपर इत्यादि सफ़ेदी के जीवाणुनाशक और के रूप में कार्य करता है। यानी क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों कि इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, तो पेपर आदि की सफ़ेदी के लिए, जीवाणुनाशक के लिए किया जाता है। ठीक है। इसका उपयोग जल की शुद्धिकरण, कपड़ों की सफ़ेदी एवं रोगाणुनाशक पदार्थों के लिए किया जाता है। ये इसका आंसर हुआ। ठीक है। तो यहाँ इसका सारांश सूत्र फिर से यहाँ दिया हुआ है कि CaCl2 और जल के साथ अभिक्रिया क्या करेगा ना, जब जल CaCl2 जल से अभिक्रिया करता है तो CaOH का होल 2 प्लस Cl2 होता है। इसका उपयोग सफ़ेदी एवं कीटाणुनाशक कार्य में किया जाता है। अब है क्वेश्चन नंबर 40। यदि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो क्या विरोधाभास उत्पन्न होगा? इस आधार पर समझिए और चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को कभी क्यों नहीं प्रतिच्छेद करती है। तो इसका जो आंसर होगा ना, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किसी चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और तीव्रता को दर्शाता है। किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उस बिंदु पर खींची गई चुंबकीय क्षेत्र की रेखा स्पर्श द्वारा बताई जाती है। अर्थात किसी भी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र दिशा एक निश्चित दिशा में होती है। ठीक है। यहाँ दिया हुआ है कि मान लीजिए जो चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो उस बिंदु पर एक साथ दो रेखाएं उपस्थित होगी, जिनकी दो अलग अलग आसपास रेखाएं होगी। इसका अर्थ होगा कि उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशाएं दो होगी। ठीक है। जब किसी दो बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा केवल एक ही हो सकती है, इस प्रकार यह स्थिति जो है भौतिक रूप से असंभव है। ठीक है। और यह विरोधाभास उत्पन्न करता है। इसलिए निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि चुंबकीय क्षेत्र की रेखा कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, क्योंकि वे ऐसा करते हैं तो एक ही बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं हो जाएंगी, जो असंभव है। अब है क्वेश्चन 41 नंबर। क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन है कि आपके पास दो विलयन है, विलयन ए और विलयन बी। विलयन ए का पीएच मान लेते हैं कि 6 है और एक 8 है। ठीक है। तो क्वेश्चन है कि किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक होगी, किस विलयन में होगी। ठीक है। और कौन सा विलयन अधिक अम्लीय होगा, कौन क्षारीय होगा, ये बताना है इसमें। ठीक है। तो इसका आंसर होगा ना, पीएच का अर्थ होता है ना, पीएच किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की मात्रा को दर्शाता है ना, उसे पीएच कहेंगे। इसका सूत्र जो होता है ना, पीएच इक्वल टू -log/H+ होता है। ठीक है ना। जिसका पीएच कम होगा, जितना पीएच कम होगा उतना हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता अधिक होगी। ठीक है। और विलयन ए का पीएच मान 8 है और विलयन बी का 6 है पीएच मान, तो क्या होगा ना, पीएच 8 से क्या है, कम है, 8 अधिक है, तो विलयन बी में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक है। और जिन पदार्थ विलयनों में पीएच कम होता है और वह अम्लीय अधिक होता है। जिनका पीएच अधिक होगा वे क्षारीय होते हैं। ठीक है।
तो पीएच वैल्यू जिसका पीएच 6 है यानी 7 से कम है तो अम्लीय होगा, 7 से अधिक है, यहाँ देख सकते हैं 8 है तो यह क्षारीय होगा। तो पीएच स्केल आप लोग पढ़े होंगे, इसमें दर्शाता है कि जिसका पीएच मान 7 से कम है वो अम्ल है, जिसका पीएच मान 7 से अधिक है तो क्षारीय है। अब यहाँ निष्कर्ष निकाला गया है कि विलयन पीएच की प्राकृतिक हाइड्रोजन आयन की सांद्रता HA का मान 8 है तो वह क्षारीय से कम होगा, BH मान 6 है तो अम्लीय अधिक होगा। ठीक है, तो विलयन बी में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता अधिक होती है क्योंकि इसका पीएच मान 6 से कम है, अतः विलयन बी अधिक अम्लीय होगा और अम्लीय ए। अब है क्वेश्चन ना, फ्यूज तार का उपयोग विद्युत उपकरण की सुरक्षा के लिए कैसे करते हैं, क्यों प्रयोग किया जाता है। ना, फ्यूज एक सुरक्षा उपकरण है जो विद्युत परिपथ को अधिक धारा से बचाने के लिए प्रयोग किया जाता है और यह एक पतला तार होता है जो कम गलनांक यानी लो मेल्टिंग पॉइंट वाली धातु जैसे टीन और सीसा से बना होता है। इसका कार्य का सिद्धांत क्या होता है ना, वर्किंग प्रिंसिपल, जब किसी कारणवश विद्युत परिपथ में धारा सामान्य से मान से अधिक बढ़ जाती है तो फ्यूज तार अधिक प्रवाह होने लगती है और फ्यूज तार गर्म होकर पिघल जाती है और वह परिपथ टूट जाता है यानी सुरक्षित होता है। इस प्रकार धारा का प्रवाह रुक जाता है और विद्युत उपकरण जलने या खराब होने से बच जाता है। ठीक है, अब है इसका उदाहरण देख सकते हैं कि यदि किसी घर में अचानक शॉर्ट सर्किट हो जाए तो ओवरलोडिंग हो जाए तो फ्यूज तार सबसे पहले पिघल जाएगा, जिससे पंखा, टीवी, फ्रिज और महंगे उपकरण सुरक्षित होंगे, इसलिए फ्यूज तार लगाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ देख सकते हैं निष्कर्ष यहाँ निकाला गया है कि फ्यूज तार उपकरण की सुरक्षा कवच की तरह कार्य करता है। यह अधिक धारा प्रभावित होने पर पिघलकर परिपथ को तोड़ देता है, जिससे विद्युत उपकरण ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट से सुरक्षित रहता है। ठीक है, अब है ना, फ्यूज तार अधिक धारा प्रभावित होने से पिघल जाता है, परिपथ तोड़कर विद्युत उपकरण को नुकसान से बचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपघटक क्या है और पारिस्थितिक तंत्र में इनकी अनुपस्थिति पर क्या होगा। तो अपघटक की परिभाषा होगा ना, अपघटक यानी डिकम्पोजर वे जीव हैं जो मृत पौधे या पशु और उनकी अवशिष्ट पदार्थों को सरल आकर्मिक पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, नाइट्रोजन इत्यादि में विघटित कर देता है और इसे प्राप्त पोषक तत्व मिट्टी में लौट जाता है, जिससे फिर से पौधे द्वारा उपयोग किए जा सकते हैं। अपघटक के उदाहरण है बैक्टीरिया और फफूंदी, कवक, केंचुआ इत्यादि हैं। अब है क्वेश्चन ना, मिश्र धातु और संलयन को परिभाषित करना है, यानी मिश्र धातु किसे कहेंगे, और साथ ही पीतल और कांसा के मुख्य घटक लिखना है। तो क्वेश्चन है कि मिश्र धातु की परिभाषा, जब दो या दो से अधिक धातुओं अथवा एक धातु अथवा एक अधातु को गलाकर, पिघलाकर, मिलाकर ठंडा करने से जो समान बनता है उसे मिश्र धातु कहते हैं, मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। ठीक है, मिश्र धातु अधिक मजबूत, कठोर और जंगरोधी एवं चमकदार होते हैं। संलयन की परिभाषा क्या है न, किसी ठोस पदार्थ के गर्म देने पर द्रव्य अवस्था में परिवर्तित होने की क्रिया को संलयन यानी फ्यूजन कहा जाता है। जैसे उदाहरण इसका है कि पानी, बर्फ के पानी में बदलना या धातु का गलना, तरल बनना, ये उदाहरण है। अब है क्वेश्चन जो है न, पीतल के घटक क्या क्या हैं न, मिश्र धातु के घटक जैसे उपयोग में किया जाता है पीतल, तो यहाँ याद रख सकते हैं पिताजी, तार मतलब तांबा और जी से जस्ता। विद्युत उपकरण, सजावटी वस्तु एवं नल, बर्तन इत्यादि बनाने में प्रयोग किया जाता है। कांसा के प्रमुख घटक क्या हैं, कांसा के प्रमुख घटक जो होंगे वह तांबा, टीन होता है और इससे कांसा में मूर्ति बनता है, सिक्के, घंटी और यांत्रिक उपवर्ज्य बनाने में किया जाता है कांसा का प्रयोग। तो दोस्तों इसका क्वेश्चन जो है 3 मार्क्स वाला खत्म हुआ। फिर नेक्स्ट पार्ट 3 लेके आएंगे। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अधिक से अधिक व्यू कीजिए ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे और हम अपने चैनल को ग्रो करने में आप लोगों की सहायता मांगते हैं। प्लीज़ आपसे निवेदन है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों थैंक यू, धन्यवाद, जय श्री राम, राधे राधे, हरे हर महादेव।